हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी मेंस 2020 की जीएस 1 पेपर है। यहाँ पे आज इसकी मॉर्निंग में पेपर थी, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, यहाँ पे बेसिक चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होता है और टोटल मार्क्स आपके 250 होते हैं, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इसमें मार्क्स आपको अलग अलग देखने को मिलेगा और वर्ड लिमिट्स पे यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो कि 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, दोनों में प्रिंट होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। जैसे कल हमने देखा था, आज हमने मॉर्निंग में ही देखा कि जो एसए का पेपर था उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक कोई लिखना था। बट यहाँ आपको जीएस पेपर में कोई भी मर्सी नहीं मिलता है। आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं और सारे 20 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना ही है, ठीक है। चूजिंग ऑप्शन इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पे 1 से लेकर जो 10th नंबर तक के जो क्वेश्चन है उसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद आपके जो 11 से 20 नंबर के क्वेश्चंस है उनको आप लोग को 250 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है वो 2 वर्ड्स लिमिट में करना होता है कि 150 का अगर पूछता है तो आपको कितने लिखने हैं, 250 का पूछता है तो आपको कितने लिखने हैं। ये आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए। वर्ड लिमिट आप देखोगे कि हर एक पेपर में यूपीएससी के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है जस्ट टू चेक आउट योर नॉलेज, कि आप उतनी स्पेस में, उतना वर्ड्स में आप अपने आप को कितना अच्छे तरीके से, अपने नॉलेज को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। और इस पर भी आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा काउंट होता है। अगर आप 150 से ज़्यादा लिख देते हो या कम लिख देते हो ना, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। या फिर 250 की जगह आप 150 वर्ड्स में लिख कर आए हो तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जो बच्चे वो 250 वर्ड्स में लिखते हैं उनके कंपेरिजन में। तो ये चीज़ों को आप लोग को माइंड में रखना है। अब आते हैं कि जीएस 1 पेपर में सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कवर करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको मेजोरिटी 3 सब्जेक्ट ही देखने को मिलेंगे। एक तो आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में ही आपका एंसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी आप लोग यहीं पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे आता है जोग्राफी। जोग्राफी में भी आपका इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी आपका इसी में आ जाता है। फिर थर्ड आपका आता है सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में आपका जो है कुछ क्वेश्चंस आपका जो होता है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसको कि यहाँ पे मिलाकर हम लोग जीएस 1 पेपर कहते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेनली आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी पेपर आप देखोगे ना, तो जो क्वेश्चंस जीएस 1 में स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। पहले आपको हिस्ट्री का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर आपका सोसाइटी। तो ये एक पैटर्न है जो कि चलते आया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, जैसे आप कोई भी आंसर को ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट करोगे। लेकिन हाँ, ये एक अलग बात होता है कि अगर आपको जो है आर्ट एंड कल्चर में अच्छे तरीके से आप आंसर लिख पा रहे हो, पूरी लिख पा रहे हो, हिस्ट्री की क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा कि सीरियल वाइज ही आप लोग आंसर लिखते जाओ। उससे क्या होता है कि कोई भी कॉपी चेक करता है तो आप 1 2 3 4 एकदम सीरियल वाइज ही लिखते हो। तो उससे क्या होता है ना कि एक जो एग्जामिनर होते हैं उनके माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उनको जितना सहूलियत होगा आपके शीट को, आंसर शीट को चेक करने में, उनके हाथ से उतने ही मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। तो बेटर है कि उनको ट्रबल में ना रखें और कोशिश करें कि जो भी आपका 150 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होता है, जैसे ये आपको 1 to 10 देखने को मिलेगा, तो 1 to 10 को आप एक साथ लिखो। भले आपका नंबर थोड़ा ऊपर हो जाए लेकिन आप उसको एक साथ लिखो। उसके बाद आप 11 से 20 क्वेश्चंस को लिखो, क्योंकि वो आपका 15 या 20 मार्क्स का होगा और साथ ही आपको 250 वर्ड्स में उसको लिखना होगा। तो उसको आप अलग से स्टार्ट करते हो तो उसको आप लोग एक साथ कंप्लीट करो। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि 2 पहले लिख लिए फिर 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर 4 पहले लिख लिए फिर 16 नंबर लिख रहे हैं। नहीं, ऐसे मत कीजिए, ऐसे उनको भी प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल आप लोग जो है ना एक सीक्वेंस, ये भी सिस्टमेटिक आपका जो है ना आपके पर्सनालिटी को दर्शाता है कि आप कितनी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से सजा सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको सीखनी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस के बेसिस पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पे। द रॉक कट आर्किटेक्चर ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर जितना भी आपने अब तक रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है, उससे हमारे जो हमारे अर्ली
इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री कैसी थी उसके बारे में हम समझ पाते हैं। और रॉक कट आर्किटेक्चर ही ऐसा है जो आपको पूरे इंडिया में जो है ना बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो उन सब का एग्जाम्पल देते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखना है। 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। सेकंड है, ये तो आपका पूरा फैक्ट से बेसिक है। अगर आप एनसीईआरटी या फिर आप लोग जो है तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक अगर फॉलो करके चल रहे हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ये आंसर लिख लोगे। सेकंड है, ये भी आपका फैक्चुअल देखने को मिलेगा जो कि आपका बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है कि पाल पीरियड इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एनुमरेट। तो इसमें क्या है कि पाल पीरियड के बारे में पूछ लिया गया है कि अगर हम लोग बुद्धिज्म की हिस्ट्री के बारे में देखें तो पाल पीरियड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है, तो इसके बारे में आपको बतानी है। ये भी आपका स्टैटिक से है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। अब ये भी आपका स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है कि लॉर्ड कर्जन की जितनी भी पॉलिसीज़ है उनके बारे में आपको लिखना है और हमारे नेशनल मूवमेंट में उसका क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस रहा उसके बारे में भी आपको बतानी है। ठीक है, ये आपका 3 क्वेश्चन अब तक आपने देखा कि ये स्टैटिक पोर्शन है अगर आप हिस्ट्री से अच्छे से कवर करते हो तो। अब आ जाइए, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होता है 4th क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है सरकमफेसिफिक जोन के बारे में, इसको आपको डिस्कस करना है। तो ये भी आपका एक स्टैटिक आ जाता है, इसमें करंट अफेयर्स की कोई बात नहीं है। हालांकि आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है सरकमफेसिफिक जोन से, तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन में आता है। तो अगर आपने माजिद हुसैन की भी बुक अच्छे से पढ़ी है तो उसके बारे में, मतलब उसके नहीं, इसके बारे में आप लोग बेटर तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। और मात्र ये आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये डायग्राम के साथ जो है एक बेटर तरीके से आप इसमें आंसर लिख सकते हो। साथ ही 5th में आते हैं, ये सब स्टैटिक है। ठीक है, 5th तक देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री। यानी कि जो मरुस्थलीकरण होते जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन होते जा रही है, तो उसमें कोई भी क्लाइमेटिक बाउंड्री नहीं देखने को मिल रहा है। इसको आपको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। यानी कि ये जो आपका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है इसमें कोई भी क्लाइमेटिक बाउंड्री नहीं है, तो आपको ये एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है कि जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है ये कितने हद तक सही है, आप कितने हद तक यहाँ पे सहमत हो। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन जो होता है वो आप देखो दोनों प्रोसेस से होता है, नेचुरल प्रोसेस से भी देखने को मिलेगा, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से भी देखने को मिलेगा। हम इंसान आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ज़मीन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, फर्टाइल लैंड को भी ऐसे ही बंजर छोड़ दे रहे, तो धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे वो डिग्रेड हो रही है, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उनकी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। इस तरीके से कोई भी आपको लैंड देखने को मिलेगा कि डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है। वही चीज़ें आप क्लाइमेटिक में भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा आज की डेट में जो है क्लाइमेटिक चेंज के कारण सॉरी, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अप हो जाता है। पहले हम लोग कहते थे कि लू चल रही है, बट आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि हीट वेव चल रही है। इतना ज़्यादा गर्मी होता है जिसके कारण जो हमारी ज़मीनें हैं जो ओपन फील्ड होती है उसमें भी आप देखते हो कि दरारें आ जाती है, पानी की नमी की कमी आ जाती है और उसमें जो है आपका फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है और उसमें भी आपको ब्रेकेज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अच्छे ज़मीन जो है हीट वेव के कारण, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। इस बार आप देखो कि चूरू में, इस बार क्या हर साल आपको चूरू में देखने को मिलेगा कि 50 डिग्री सेल्सियस भी पार हो जाता है। तो वहाँ की बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स देख के आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको ऐसे आपको प्रोसीड करना है। तो ये आप कह सकते हो कि ये आपका जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 6th क्वेश्चन में आते, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ Himalayan glaciers have a far-reaching impact on the water resources of India। अब ये अगेन आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये आपका क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है कि हिमालय ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले ही जो है अपने इन्वायरमेंट के लेसन में, नवंबर मंथ की विजन आईएएस मैगजीन में, मैं वहाँ पे आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में बताई थी कि कैसे ग्लेशियर जो है मेल्ट होता है, उसके कारण जो अगल बगल की वहाँ पे लेक्स होती है उसमें पानी भरते जाता है, सी लेवल राइज हो रहा है और उसके बाद किस तरीके से वो भी एक फ्लड का रूप ले रहा है। तो इसी में आपको बताना है कि जो हिमालय ग्लेशियर्स है ये जब मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो इसका आपको इम्पैक्ट बताना है वाटर रिसोर्सेज में। तो वाटर रिसोर्सेज में आप देख सकते हो कि आपको ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था इसके बारे में भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी थी। ठीक है, बेसिकली आपसे यही चीज़ें पूछी जा रही है, लेकिन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाता है। देखिए इनडायरेक्टली कैसे पूछा जाता है, तो आप कुछ दिन पहले ही पढ़े हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना होगा, आपको यूपीएससी के दिल में घुस के आपको समझना होगा कि एक्चुअली वो चाहते क्या है आपसे। ठीक है, अब आते हैं 7th क्वेश्चन में
अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जाम्पल। मीन्स आप जानते हो कि आज के भी डेट में आप लोग देखोगे कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है ना, वो जहाँ पे रॉ मटेरियल जो कच्चे आपके मटेरियल्स होते हैं वो जहाँ पाए जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर जो है इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि जोग्राफी का है। इसमें आपका जो इंडस्ट्री लोकेशन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इससे जो है आपको एग्जाम्पल देना है कि किस स्टेट में किस जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है लेकिन वो बहुत दूर है रॉ मटेरियल से। तो इसके बारे में आपको बताना है। अब इसका प्रॉस एंड कॉन्स आपको बताना होगा कि इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक में आपका आ जाता है। 8 क्वेश्चन में आते हैं, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। तो इलेबोरेट योर आंसर विथ इलस्ट्रेशन। ये भी आपका देखिए कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका आ गया सोसाइटी का। ठीक है, अब तक हमने देखा ज्योग्राफी का और ये आपका सोसाइटी का आ गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कास्ट है कि अपनी रेलेवेंस जो है वो खो चुका है मल्टी कल्चर इंडियन सोसाइटी को समझने में। तो आज के डेट में आप देखते हो कि मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी है ये, आप इसमें आप देखोगे कि इसके बेसिस पे इसके नीचे जो है कास्ट कहीं ना कहीं धूलमित हो गया है, कहीं ना कहीं खो चुका है। तो इसको आपको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है। हमारे कंट्री में आप देखोगे कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक जगह आपको उनकी कल्चर अलग देखने को मिलेगी, हर एक जगह उनकी लैंग्वेज आपको अलग देखने को मिलेगी। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ उनका अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है। नॉर्थ ईस्ट की आपके 7 स्टेट में भी आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा, वहाँ पे अलग जो है वो वहाँ पे ट्राइब्स है। नॉर्थ में आ जाइए तो आपको अलग कल्चर, अलग फेस्टिवल, अलग यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिलेगा। साउथ में चले जाइएगा तो उनका अपना अलग फेस्टिवल, अलग लैंग्वेज और अलग कल्चर होता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डायमेंशंस के साथ जो है, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देते हुए आपको अपने आंसर्स को यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप इंडिया के बारे में विभिन्न जगह पे आप इस चीज़ को बता सकते हो। ठीक है, ये आपका जो है ना स्टैटिक ही। सो ओवरऑल सोसाइटी में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो स्टैटिक प्लस आपको करंट अफेयर्स मिलाकर चलना होगा। 9th क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे आपका कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है कि कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया। इट मीन्स कि हम लोग ने काफ़ी आर्टिकल डिस्कस की थी जिसमें कि ये हमने देखा था कि कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था इसके वजह से हमारे यहाँ गरीबी और ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले APL में काउंट होते थे बट अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में BPL में काउंट होने लगे हैं। साथ ही इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी भी आप वैक्सीन में देखोगे, चलिए वैक्सीन की छोड़िए, ये कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी देखने को मिल रहा था कि जो रिच है उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जो पुअर थे, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो फार्मर्स थे, जो बहुत ही ज़्यादा जो MSME सेक्टर्स वाले थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। किसी भी अमीर रिच पीपल को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, गरीब लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिला। तो इनइक्वालिटीज़ आपको इस क्षेत्र में देखने को मिला। साथ ही साथ इनइक्वालिटीज़ आपको विमेन और मेन में भी देखने को मिला कि बहुत सारे जो जॉब लॉस हुए वो विमेन के ही लिए हुए थे, मेन को बहुत कम जॉब लॉस झेलना पड़ा था। साथ ही इनइक्वालिटी आपको घर पे देखने को मिला होगा कि जो लड़कियां हैं वो घर के काम में ज़्यादा इंगेज्ड हो गई थी, लड़के को पढ़ने में ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। काफ़ी तरीके के हर एक एंगल का आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो वो सारी चीज़ों को आपको इकट्ठे करके लिखना था। 10th क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो करंट अफेयर्स का है, ठीक है, लेकिन ये सोशल इश्यूज़ में आपका इंक्लूड हो गया। साथ ही आप लोग देखो कि डू यू अग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग कल्चर एसर्टिवनेस। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए। यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं कि रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहा है, तो ये तो हमारा क्वेश्चंस तो बनना लाजमी था। अभी भी आप लोग देख रहे हो कि एंटी कन्वर्जन्स लॉ लाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है किसी न किसी रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है आपका ये बातें रहती ही है, हमेशा आपको सोसाइटी में देखने को मिलता ही है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारा कल्चर एसेसिटिवनेस जो है उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक मुखरता क्या परिणाम ये प्रतीत होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में आपको अपना ओपिनियन लिखना था। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 10 मार्क्स का ही, जिसमें कि आपको टोटली अपने तरफ से लिखना है कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या दिखा, एग्जाम्पल के साथ आपको ये अपना लिखना होता है। 11th की बात करते हैं, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्ट इन इंडिया। डिस्कस करना है। अगेन आप इसको कह सकते हो कि ये आपका आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री दोनों मिलाकर है। इंडियन फिलोसफी और जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, जिसमें कि हम लोग अपने मॉन्यूमेंट्स, जो आप देखते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी हमारे इंडिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को एक के बाद एक जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है, जस्ट टू कंजर्व एंड प्रिजर्व देम। और
उनके जो आर्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आज की डेट में आप देखो कि हमारा जो ट्रेडिशन है उसी के कारण हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो मॉन्यूमेंट्स और जो आर्ट है ना उसको एक अच्छा शेप दिखते हुए मिल रहा है। तो ये चीज़ें इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब यहाँ से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 250 वर्ड्स यानी कि 100 वर्ड्स अगर आप बढ़ा देते हो तो 5 नंबर आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, लेकिन 2D पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। 12th क्वेश्चन अगर देखें तो ये है पर्शियन लिटरेरी के बारे में। पर्शियन जो लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडेवल इंडिया है वो यहाँ पे एज के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरी तरीके से आपका स्टैटिक है। ये आपका फिर हिस्ट्री में आ गया, इसको भी आपको लिखना है। 13 है यहाँ पे, सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट सोशल बेस। ये आपको डिस्कस करना है। अगेन ये आपका हिस्ट्री का ही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये डायरेक्ट लिया गया है। 1920 के टाइम का ही बोला जा रहा है कि कुछ जो बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स थे उनके बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ उनका क्या एक्सपेंड हुआ था सोशल बेस को लेकर। यानी कि आप लोग ये चीज़ देखो कि सामाजिक आधार को बढ़ाया गया था। यानी कि आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में बता सकते हो, वो हालांकि बहुत पहले थे, लेकिन ये आपको 1920s के में ही बताना है कि इस समय ऐसा क्या क्या हुआ था। तो इस समय भी आप लोग बहुत सारे जो है आप लोग लिख सकते हो। ये भी आपका अगेन हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन हो गया। उसके बाद आप फिर ज्योग्राफी में आओ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वेरिएबल सॉल्यूशन। यानी कि जो रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है उससे मल्टी डायमेंशनल जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मिलेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम का समाधान है। जैसे कि जो सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, इंटरप्टेड नेविगेशंस देखने को मिलता है। तो इन सारे प्रॉब्लम का समाधान देखने को मिलता है किससे? तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से। तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्या आपको लगता है कि इससे समाधान है? इसका प्रॉस एंड कॉन्स लिखना है। और याद रखिए कि जब भी आप कॉन्स लिखते हो, एट डिसएडवांटेज लिखते हो, तो उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, कुछ सॉल्यूशन पॉइंट ज़रूर देना है। जिससे कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो तो आपको आंसर भी वैसे ही लिखना है। अगर आप कहीं पे भी बुराइयां निकाल रहे हो तो उसके बाद आपको अच्छाइयां तो लिखना ही है। आपको वे फॉरवर्ड बताना है कि ये बुराई को आप कैसे हटा सकते हो या फिर कैसे हटाया जा सकता है। सरकार के द्वारा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा क्या ऐसा स्टेप्स लिया जा सकता है कि जो जितने भी प्रॉब्लम्स आपने काउंट कराए हैं उनको उनका सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में ही लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे 15 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहुत ज़्यादा ह्यूज फ्लडिंग होता है मिलियन सिटीज़ में इंडिया में, जैसे कि स्मार्ट वन में भी आपको देखने को मिलेगा। इस बार हैदराबाद और पुणे जैसे शहर में भी जो है फ्लड देखने को मिला। एक फ्लड तो आसाम और बिहार में समझ में आता है जो कि हर साल है। मुंबई में तो समझ में आता है कि वो भी आपका होता है, लेकिन हैदराबाद और पुणे जैसे सिटीज़ में जहाँ कभी भी फ्लड नहीं आया और काफ़ी सालों पुराना का रिकॉर्ड टूट गया, तो इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछना ही था। तो आपको सजेस्ट करना है कुछ रेमेडियल मेजर्स, यानी कि फ्लड को कैसे रोका जा सके। जहाँ पे कभी फ्लड नहीं आता है, जहाँ पे आप सोच सकते हो कि फ्लड आने की कोई संभावना नहीं है, वैसे एरिया में अगर फ्लड आता है तो फिर आपके लिए क्या यहाँ पे रेमेडियल सॉल्यूशंस होगा, मेजर्स होनी चाहिए, ये आपको बताना है। यानी कि ये फ्लड वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। ये अगेन करंट अफेयर्स है, लेकिन ये आपका ज्योग्राफी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है कि इंडिया में आप देखोगे कि इमेंस पोटेंशियल है हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का, और रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलता है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। तो इसको एलाबोरेट करना है। हमने सोशल एनर्जी के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। तो सोशल एनर्जी के लिए हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। सबसे पहली बात है कि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास उतना स्पेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ना सोलर एनर्जी की कमी है, ना सोलर पावर की कमी है, ना विंड पावर की कमी है, ना हाइड्रो पावर की कमी है। तो हम लोग इनसे जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा सपना है 175 गीगावाट बाई 2022, तो ये हम लोग पूरा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ये आपका करंट अफेयर्स का है, लेकिन अगेन इसको ज्योग्राफी के साथ लिंक करके आपसे पूछा गया है। 17 में आते हैं, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये भी आपका ज्योग्राफी का है। आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के स्टेटस बताना है। इट मीन्स कि ये डायरेक्टली आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है ना, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का, 2017 का, तो ये उसी से पूछ लिया गया है कि आपको बताना है कि हमारे कंट्री में फॉरेस्ट एरिया कितने हैं, ट्री कवर कितना है, मैंग्रोव्स कितने बड़े हैं, साथ ही साथ आपका कोस्ट लाइन कितना है, कितना मैराइन इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है और इसका रिजल्ट आपको बताना है। क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ 2019 का जो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, उससे हमें यही देखने को मिला कि हमारे कंट्री में फॉरेस्ट कवर बढ़े हैं, है कि नहीं, और ट्री कवर भी बढ़े हैं।
हालांकि कुछ ऐसे स्टेट है, ज़्यादातर स्टेट आपको नॉर्थ ईस्ट के देखने को मिलेंगे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर घटे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे अब डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो पेड़ों को काटा जा रहा है वहाँ पे, तो उस एरिया को छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन ऑल एरिया में आप देखो, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में पूरा ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। तो इससे आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज में इसका क्या इम्पैक्ट है। ऑब्वियस है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना। ग्लोबल टेम्परेचर को आप कैसे टैकल कर सकते हो? ग्लोबल टेम्परेचर मीन्स एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना। अगर जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एटमॉस्फेयर से खींचकर फॉरेस्ट में आएगा, यानी कि फॉरेस्ट में सारे कार्बन जो है सिंक हो जाएंगे। जब फॉरेस्ट जितना ज़्यादा हरियाली होगा उतना हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ और एकदम सुंदर होगा। तो ये चीज़ें आपको बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज में कैसे हुआ। तो देखिए, ये सारे रिपोर्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी एक ऐसा खेल है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कि आपको समझना है। मैं अभी बोली कि यूपीएससी के दिल में झांक के देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को आपको सुनना होगा। वो बोलते नहीं है लेकिन फिर भी आपको सुनना होगा। वो यहाँ क्वेश्चन में पूरी तरीके से समझाते नहीं, फिर भी आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चंस आ कहाँ से रहा है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे ना कि इसके पीछे का बात क्या था, आपको याद आ जाएगा कि करंट अफेयर्स कौन सा था जिससे पूछा गया, क्या टॉपिक यहाँ पे पूछी जा रही है, आप आंसर आसानी से लिख दोगे। ठीक है, 18 में देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। जब भी जस्टिफाई योर आंसर कहा जाता है ना, इट मीन्स कि आपको अपनी तरफ से आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसको आपको विथ एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना है। जैसे आप देखते हो ना कि घर में भी आपको प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं पापा मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, प्रूफ करना पड़ता है। तो वो आपको यहाँ पे भी अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के साथ आप लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 15 में से 4-5 मार्क्स देकर छोड़ दिया जाता है और बच्चे सोचते हैं कि क्यों मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो आपसे पूछा गया है आप वो चीज़ नहीं लिख रहे हो, आप यहाँ पे लब 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 कुछ भी लिख दे रहे हो, तो वो तो गलत है। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण जो डाइवर्सिटी और जो प्लूरलिज्म है हमारे यहाँ है वो थ्रेट में है। यानी कि आप जानते हो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, बहुवाद बहुत ज़्यादा है। तो ये विविधता, जैव विविधता हो गया, डाइवर्सिटी, आप बायोडाइवर्सिटी कहिए या फिर कल्चर डाइवर्सिटी कहिए, लैंग्वेज डाइवर्सिटी कहिए, क्विजिन डाइवर्सिटी कहिए, हर एक डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के कारण थ्रेट में है कि नहीं? आपको क्या लगता है? आपको अपना व्यू यहाँ पे लिखना है। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है तो आप एग्जाम्पल दीजिए कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है तो फिर आपको एग्जाम्पल देना होगा, और ये एग्जाम्पल आपको करंट अफेयर्स का ही कोई ना कोई टॉपिक से आपको या फिर कोई केस स्टडी को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप जो मैगजीन पढ़ते हो ना, योजना पढ़ते हो, डाउन टू अर्थ पढ़ते हो, या फिर आप लोग जोग्राफी एंड यू पढ़ते हो, वहाँ से आपका ये सारा क्वेश्चंस पूरा होता है। मानिए या ना मानिए, एक बार देखिएगा ज़रूर जोग्राफी एंड यू उठाकर। ये जोग्राफी के जितने क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरीके के, अपने बातों का आप जस्टिफाई करो, ये उसी मैगजीन से आते हैं। 19 क्वेश्चन में आते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेसेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेटिज्म, डू यू अग्री? मीन्स रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने में प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? कस्टम और ट्रेडिशन को सप्रेस किया जा रहा है, क्या आप इससे सहमत है? अगेन आपकी यहाँ पे सोच मांगी जा रही है कि क्या आपको लगता है कि हमारे कंट्री में जो हमारा कस्टम है, रीति रिवाज है और जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है? आपको कहीं से भी ऐसा लगता है तो आप हाँ लिखिए या ना लिखिए। ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपकी थिंकिंग को देखा जाएगा कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, 20 और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, एलेबोरेट योर आंसर। अब इसके पीछे आप समझिए, यूपीएससी के दिल में झांक के देखिए कि वो क्या आपसे जानना चाह रहा है। यहाँ पे वो ये जानना चाह रहा है ना कि अभी कोविड-19 में जब इतने लंबे समय तक स्कूल बंद थे, इंस्टीट्यूट बंद थे, कोचिंग बंद थे, तो बच्चे को एजुकेशन कैसे मिला? सरकार के द्वारा बहुत सारा काम किया गया था। तो यहाँ पे यूपीएससी जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया गया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे जो है पोर्टल्स यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया था, क्योंकि सरकार जानती है कि हमारा जो देश है वो ग्रामीण पॉपुलेशन का देश है, रूरल पॉपुलेशन का देश है। तो इसलिए सरकार के द्वारा डीटीएच लाया गया था। डीटीएच में क्या था कि यहाँ पे आपको अगर जहाँ पे भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर बच्चों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही है, बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो टीवी तो होता है ना, टेलीविज़न होता है, तो उसमें 1 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे बच्चों के लिए अलग अलग चैनल पर अलग अलग क्लासेस चल रहे थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो बहुत सारे ऐसे हैं। साथ ही मनोदर्पण भी था, जिसमें कि बच्चे जो मेंटल, बच्चे भी नहीं बड़े भी, जो कि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन था कि उनको कैसे ठीक रखें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक घर पे रहना पड़ा, कोई भी किसी से मिलना जुलना नहीं, नमस्कार ना ही गले मिलना, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो इसको यहाँ पे बताना है। तो अगेन ये आप समझ गए कि पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या यूपीएससी आपसे जानना चाह रही है। तो ये रहे पूरे 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर पाई होंगी क्वेश्चंस को समझाने में। अगर एक एक क्वेश्चंस के अप्रोच को मैं बताई हूँ और इसके पीछे छुपे हुए जो सच्चाई है कि क्वेश्चंस कहाँ से निकल कर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको स्टैटिक देखने को मिला, जो कि आप आराम से, हिस्ट्री का ही स्टैटिक था। अगर आप तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक अगर 11-12 की फॉलो करते हो, और साथ ही साथ या तो आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, तो आपको स्टैटिक पोर्शन लिखने में कहीं से भी कष्ट नहीं होगा। करेंट अफेयर्स अगर आप अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो करके चलते हो, तो फिर आपको कहीं से भी कष्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि GS1, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट है आपका, एक तो सोसाइटी है, एक आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। ये 3 सब्जेक्ट आपका कितना आसानी तरीके से टैकल हो गया, अगर आप अच्छे से समझ के और रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी तरीके का परेशानी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एट एनी कॉस्ट। आप 3 घंटे में यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिखना है। आप समझिए कि एक क्वेश्चंस में आपको 7 to 8 मिनट्स आपको देना होगा, या उससे भी कम देना होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सको, आंसर फ्रेम कर सको, उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो हमारे द्वारा यहाँ पे मेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाया जा रहा है, तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड है और वो लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। हमारे द्वारा डेली क्वेश्चंस दिया जाता है, आपको वहाँ पे डेली आंसर लिखना है। तो उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बस मेल करना होगा। मैं यहाँ पे मेल आईडी दे देती हूँ, बाकी आप लोग डिटेल जो है ये मेल आईडी पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे मेल आईडी में मेल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, rishika.ch77@gmail.com। ठीक है, इसमें आप मेल कीजिएगा, तो हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा कि हमारे क्या प्रोग्राम है, आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो। तभी आप जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही। मिलते हैं GS2 पेपर के साथ, और हर दिन आपको 4 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स विजन IAS मंथली मैगजीन की जो डिस्कशन मिलती है वो मिलती ही रहेगी। लेकिन उसके अलावा हम लोग चारों पेपर और कुछ ऑप्शनल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।